Hello everyone, so this video will discuss about chapter number 3rd of class 12th physics, that is current electricity. So in this particular video हम NCERT highlights को discuss कर रहे होंगे of the chapter number 3 of physics, that is current electricity. ठीक है, so let's discuss it. तो सबसे पहली बात जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है that is related to, आपके पास यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है that is the SI unit of, यहाँ पर देखिए the SI unit of current is ampere. The amperes is defined through the magnetic effects of current. यानी जो आपके करंट होता है उसकी SI यूनिट आपके पास एम्पेयर होती है. आई होप आपको ये चीज़ें पहले से ही पता थी. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर वी गो इज द एम्पेयर इज डिफाइंड थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. यानी कि जो आपका एम्पियर होता है एक्चुअली में हम उसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के टर्म्स में डिफाइन कर रहे होते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास ये वायर है ऐसे, ठीक है. ओके, सो लेट मी चेंज इट लाइक दिस. मान लीजिए आपके पास अभी एक वायर है लाइक दिस, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस वायर ओवर हियर. तो अगर इस वायर में अगर हम करंट जो है फ्लो कर रहे होते हैं, मान लीजिए इसके अंदर करंट फ्लो हो गया है, ठीक है. तो जब इस वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास क्या होने लगेगा? इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी बनने लगेगा, ठीक है. तो ये बात आपने क्लास 10th में पहले भी पढ़ रखी है कि जब भी कोई आपके पास वायर होता है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनने लगता है आसपास, ठीक है. तो ओर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, हमने इसको क्लास 10th में देखा था. ये भी आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है, इससे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में इस बारे में. बट अभी जो आपको मेन चीज़ याद रखनी है दैट इज़ कि जो आपका करंट होता है, जो आपका एम्पियर की यूनिट होती है, उसको आप मैग्नेटिक इफेक्ट की टर्म्स में जो है डिफाइन कर रहे होते हो, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर गिवन है दैट इज, तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है इन नेचर द फ्री चार्ज पार्टिकल्स डू एग्जिस्ट इन द अपर स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज आयनोस्फेयर. तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है. बहुत सारी लेयर्स होती है, हमने पिछली जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं ऑलरेडी. बट अभी जो आपको मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है दैट इज कि आपके पास जो आपके फ्री चार्जेस होते हैं वो कौन सी लेयर में अवेलेबल होते हैं, है ना. फ्री चार्जेस जो आपके एटमॉस्फेयर में होते हैं वो कौन सी लेयर में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है आयनोस्फेयर में आपके पाए जाते हैं, ठीक है. अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है जो कि यहाँ पर आपके पास लिखी हुई है कि जब भी आपका जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए ये आपके पास कोई कंडक्टर है आपके पास, ठीक है. दिस इज अ काइंड ऑफ कंडक्टर वी आर हैविंग. तो इस कंडक्टर के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं. मान लीजिए ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली जो है मूव कर रहे होंगे. मतलब या तो कोई इस डायरेक्शन में, फिर आपका एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो इस डायरेक्शन में. यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन करने की जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ नॉट अ फिक्स्ड डायरेक्शन. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आपके पास पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है ये वाला मान लीजिए, या फिर ये वाला मान लीजिए कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन में है जो मूव कर रहा होगा, या फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ आपका पैराबोलिक वे में है जो मूव कर रहा होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यानी कि आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को किसी एक पर्टिकुलर पाथ से असाइन नहीं कर सकते हो. इसकी डायरेक्शन रैंडम होती है. हो सकता है अभी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कुछ देर बाद ही ऐसे मूव करने लगे. तो जो वेलोसिटीज होती है उनकी जो डायरेक्शन होती है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की ना कंडक्टर, वो फिक्स्ड नहीं होती है, वो लगातार चेंज हो रही होती है. ओके, सो आई थिंक यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं. तो अब आपको अगली चीज़ जो यहाँ पर याद रखनी है दैट इज, यहाँ पे आपके पास लिखा है द मैकेनिज्म्स विच मेंटेन अ स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेल्स और बैटरीज. यानी ऐसे डिवाइसेस जो कि स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील कर रहे होते हैं, यानी उनको मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है. स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा सोर्स है जो स्टेडी है, जो मोशन नहीं कर रहा है, और उसके थ्रू उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है. तो ऐसी डिवाइसेस होती है जैसे सेल्स है, जैसे बैटरी होती है आपके पास.
तो ये जो सेल्स और बैटरी है ये ऐसी डिवाइसेस है जिनमें क्या होता है, जिनके अंदर मोशन नहीं हो रहा होता इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, स्टेडी होता है। तो सिंपल आपको जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि आपको उन मैकेनिज्म्स के नाम बताने हैं जो कि, तो आपको सिंपल एग्जांपल्स के नाम लिखने हैं, दैट इज सेल्स एंड बैटरीज, जो कि आपके पास एक ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड पर काम कर रही होती है। ठीक है, अब आपको अगला जो कॉन्सेप्ट याद रखना है दैट इज ओम्स लॉ का। अब आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या होता है, V = RI होता है। अब इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ओम्स लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। तो ओम्स लॉ की एक वेक्टर फॉर्म भी है जो होती है, एंड दैट इज रिलेटेड टू दिस पेज। यहाँ पर आपके पास एक वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है आपके पास, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, E = JP। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, J क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, और P, ये P नहीं है, ये बेसिकली रो है, दिस इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास जो ओम्स लॉ होता है उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है। तो अगर हम जनरल आपका ओम्स लॉ बोलते हैं तो वो होता है V = IR। लेकिन जब हम बोलते हैं कि इसका आपको वेक्टर फॉर्म बताना है तो वेक्टर फॉर्म में आप लिख रहे होते हो E = J ρ। ठीक है, मैंने आपको मतलब बता दिए इनके मतलब क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, हियर वी गो। सो लिमिटेशंस को स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, सबसे पहली लिमिटेशन जो आपको याद रखनी है, दिस इज, जैसे आप ग्राफ से ही पता कर सकते हो यहाँ पर कि हो क्या रहा है। यहाँ पर ये जो पाथ है, ठीक है, ये जो पाथ है आपके पास, ये स्ट्रेट गया 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 और फिर ये ऐसे डेविएट हो गया, यानी कि बिल्कुल आइडियली 100% ओम्स लॉ को फॉलो करने वाली डिवाइस है ही नहीं। जो आप डिवाइस बोलोगे कि हाँ ये ओम्स लॉ को पालन करती है, शायद वो कुछ हद तक पालन करेंगी। फॉर एग्जांपल यहीं पर देख लीजिए, ये डिवाइस कुछ हद तक इसने ओम्स लॉ का पालन किया और फिर डेविएट हो गई। तो यही आपका एक आइडियल ग्राफ होता है ओम्स लॉ का, जो हम जनरली बना करके आते हैं लैब्स के अंदर में कि आपका ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो वो होता तो सही है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक है, कुछ हद तक है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से डेविएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डेविएट हो जाएगा। तो ओम्स लॉ का एक ग्राफ होता है आपके पास। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर आपके पास कुछ लिमिटेशंस है जो गिवन है, और वो लिमिटेशंस क्या क्या हैं आपके पास। सबसे पहली है कि V ceases to be proportional to I, यानी कि V हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा I के। ठीक है, V हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा I के। कुछ एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ आपका डेविएट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया है। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड I on the side V. In other word, if I is the current for the certain V, then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, does not produce current of the same magnitude. Basically यहाँ पे बताने की कोशिश क्या हुई है, ध्यान से सुनेंगे। यानी हम ऐसा मान सकते हैं, मान लीजिए आपके पास V है, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है x के बराबर, ठीक है, और V पोटेंशियल पे आपके पास करंट की वैल्यू आई थी I, मान लीजिए I1। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक दूसरा एक पोटेंशियल, मतलब यही पोटेंशियल है, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन है प्लस, मतलब आगे की तरफ फॉरवर्ड पोटेंशियल है ये, और मान लीजिए अब बैकवर्ड पोटेंशियल आया आपके पास -V, यानी कि आपने बस क्या किया, सेम पोटेंशियल की बस डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और उसका जो वैल्यू आई मान लीजिए वो आई आपके पास -X। ठीक है, सेम ही वैल्यू आई, बस -X आ गई। तो यहाँ से जो आपकी करंट की वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, यानी सेम नहीं रहेगी। तो दिस इज़ द लिमिटेशन कि आप जैसी पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन चेंज करोगे, भले आप वैल्यू सेम रखो पोटेंशियल की, बस आप डायरेक्शन भी अगर चेंज कर दोगे ना तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी आपने क्या किया, बेसिकली आपने इसका मैग्नीट्यूड सेम रखा था लेकिन साइन बस चेंज कर दिया। सिर्फ साइन चेंज हो जाने की वजह से पूरा के पूरे करंट का जो मैग्नीट्यूड था वो चेंज हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम अपने थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये कुछ ग्राफ है जो गिवन है।
ओके, इस ग्राफ के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, पहले थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे गिवन है द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, यानी कि दैट इज देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट। यानी V और I की जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं है। हो सकता है कि सेम V के लिए, यानी सेम करंट के लिए मोर देन वन V की वैल्यू हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दैट इज GAS। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। GAS क्या होता है? देखिए, GAS एक तरीके का हम बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर होता है। अब ये गैलियम और आर्सेनिक से मिलकर के बना हुआ होता है। Ga का मतलब होता है गैलियम और AS का मतलब होता है आर्सेनिक। तो एक तरीके का सेमीकंडक्टर है ये। ठीक है, एक तरीके का सेमीकंडक्टर होता है। अब इसकी क्या खासियत होती है कि इसके अंदर हाई लेवल ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी होती है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी होती है। सिंपल, आपको यही बातें इसमें से पढ़ के चलनी थी। अब इसमें ध्यान से सुनेंगे, ये ग्राफ को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। ये आपके पास जो ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज रिलेटेड टू द सेमीकंडक्टर का ग्राफ, जो आप चैप्टर नंबर 14 में जाके पढ़ोगे डिटेल में। बट यहाँ पे देखिए, जो आपका V और I के बीच का ग्राफ है वो देखिए किस तरीके से है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी कि कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भी नहीं, है ना। कुछ जैसे हमने पढ़ा था अभी, जो ग्राफ था आपका आइडियल, जो आप ग्राफ पढ़ते थे, वो भी कुछ समय के बाद डेविएट हो जाता था। लेकिन ये तो बिल्कुल ही आपका प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो, ये तो शुरू से ही आपका एक कर्व बन रहा है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं कुछ भी, कहीं से भी। ठीक है, तो ये होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और ग्राफ है जो गिवन है। ये आपके पास किसका ग्राफ है? गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ है, जो मैंने आपको सेमीकंडक्टर बताया। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 3 हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, 3 हिस्से कौन से हैं? पहला हिस्सा तो ये है आपके पास, है ना। दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है। अब ये वाला जो हिस्सा है आपके पास, सबसे पहले वाला, इसमें क्या है कि आपका ओम्स लॉ कुछ हद तक पालन किया जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस हिस्से में आपका ओम्स लॉ वैलिड है। अब अगर हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं, दैट इज़ नॉन लीनियर, यहाँ पे आपका जो ओम्स लॉ है वो पालन नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन लीनियर ग्राफ है। समझ में आई बात? अब हम तीसरा देखेंगे ग्राफ, तो तीसरा आपका नेगेटिव है, यानी कि नीचे की तरफ आपका स्लोप है जो जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका जो ओम्स लॉ है वो पालन नहीं हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ है। तो इसमें जो आपके टोटल रीजन्स हैं, वो टोटल रीज़न इसमें 3 हैं। ठीक है, तो आपके पास ये वाला जो रीज़न है, इट इज़ ओम्स लॉ को पालन करने वाला। ये है आपके पास जो कर्व है जो उसका फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे है आपका नेगेटिव स्लोप वाला चीज़। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट ग्राफ को डिस्कस जो है करने वाले हैं इसके अंदर में। सबसे पहला आपके पास जो ग्राफ यहाँ पर दिया है, दैट इज रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ। अब यहाँ पर क्या है, ये कॉपर के लिए है। पेपर में पूछा जाता है कि कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाइए, तो आपको सिंपल इस तरीके से ड्रॉ करके आना है। सिंपल है, आपको क्वेश्चन सीधा आएगा, आपको कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है, तो आपको बना करके आना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या है, ये नाइक्रोम के लिए आपको रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है, तो यहाँ पे आपको सीधा इस तरीके से बना करके आना है। और अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में ये चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला कौन सा ग्राफ होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लिखी हुई है इसके नीचे में, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश हुई है, यहाँ पे समझने की कोशिश है जो करने वाले हैं हम। यहाँ पे बताने की कोशिश हुई है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के लिए हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। अब इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। भैया आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इधर उधर भागने लगेंगे, इनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होने लगेगी। ठीक है, तो जैसे ही इनकी स्पीड इंक्रीज़ होगी
तो इनके बीच में आपस में जो कोलिजन हो रहे थे, जो आपस में इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, आपस में टकरा रहे थे इस तरीके से, तो वो टकराने की जो टेंडेंसी है वो भी फटाफट से इंक्रीज होगी। यानी मान लीजिए आपके पास ये पहला कोलिजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसके बीच में छोटा सा गैप आया, उसके बाद कोलिजन हुआ, तो वो जो छोटा सा गैप है वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई। तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करना चाहेंगे। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में जब कोलाइड कर रहे होंगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो कोलिजन की स्पीड बढ़ने से जो इनके बीच में, जो कोलिजन्स के बीच में रेस्ट करने का टाइम था, दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम था वो कम हो जाएगा। उस टाइम को हम कहते हैं टाउ। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट है, इसमें जल्दी से इसकी तरफ मूव करने वाले हैं अब हम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर लिखी है द पावर वेस्टेड इन कनेक्टिंग वायर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। यहाँ से आपको सवाल पेपर में देखने को मिल सकता है। सवाल क्या आता है कि मान लीजिए आपको बताना है पावर लॉस को आप कैसे कम कर सकते हो। तो आपको एक रिलेशन जो है यहाँ पे याद रख के चलनी है, दैट इज़ कि जो आपकी पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है v के स्क्वायर के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। तो आपको क्वेश्चन आता है कि आप पावर लॉस को, भाई पावर लॉस होना कोई अच्छी बात है नहीं है, तो आपको सवाल आएगा कि पावर लॉस को कैसे कम किया जाए, कि कम से कम पावर है जो लॉस हो। तो आप क्या करोगे, आप इस v को बढ़ा दोगे, है ना, v के इंक्रीज करने से जो पावर लॉस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ नॉट पावर, ये क्या है, इट इज़ द आपके पावर लॉस। ठीक है, तो ये आपकी पावर लॉस है, इट इज़ नॉट पावर ओनली, इट इज़ पावर लॉस। तो पावर लॉस को आप कम कैसे कर सकते हो, जब आप v स्क्वायर को इंक्रीज कर दो, यानी कि आप पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो आपके पास पावर लॉस जो है कम हो जाएगी। सिंपल सी बात, आपको ये चीज़ यहाँ से याद रख के चलनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब हम। अब हमें सीधा आना है व्हीटस्टोन ब्रिज पर। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको एक बात मुझे बतानी थी बस, इसके बाद हम लेक्चर को एंड कर देंगे। हालांकि आपकी वो चीज़ सिलेबस में नहीं है, क्या चीज़, मीटर ब्रिज। ठीक है, तो आपका जो मीटर ब्रिज होता है वो बेसिकली एक रियल लाइफ एप्लीकेशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सिलेबस में है, उसका डेरिवेशन भी है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, बट मीटर ब्रिज आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आई वुड से कि आप सिर्फ इतना याद रख के चलो कि जो आपका मीटर ब्रिज होता है इट इज़ द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको याद रखना है कि जो आपका मीटर ब्रिज है, ठीक है, जो आपका मीटर ब्रिज है, दिस इज़ द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ व्हीटस्टोन bridge. So that's it for the video. Hope you have liked the session and subscribe to the channel. We'll meet soon in the next lecture.